इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कीम गाइडलाइंस फॉर AICTE पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अपॉर्चुनिटी की, जो कि है 2024 और 2025 के लिए। क्या क्या इसमें चीज़ें रहेंगी वो सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे। AICTE की फुल फॉर्म जान लेते हैं, विच इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, हिंदी में जिसको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भी कहा जाता है। और इसमें जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट ये आता है कि जिन्होंने भी PhD कंप्लीट की है इन सभी एरियाज़ में उनको फर्दर रिसर्च की अपॉर्चुनिटी ये पर्टिकुलर फेलोशिप देती है। तो आप देखें यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PDF AICTE PDF इज़ टू एनकरेज 200 national or Indian engineering, management, design, hotel management, catering technology, applied sciences, planning, computer application, applied art and craft design, interdisciplinary area scholars who have completed their PhD। इन सभी एरियाज़ में जिन्होंने भी PhD कंप्लीट की है वो इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और 9 स्पेसिफिक एरियाज़ दिए गए हैं। तो अगर कोई डाउट है आपको कि आपकी साइंस इस पर्टिकुलर एरिया में आ रही है या नहीं आ रही है, या आपका एरिया जो है इस पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। आई ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट जो है, जो कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है फॉर फर्दर स्टडीज़, फॉर फर्दर रिसर्च इन ऑल दोज एरियाज। जो भी PhD कर चुके हैं, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो इस पर्टिकुलर फेलोशिप्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को एक एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कितनी फेलोशिप्स आएंगी, इसमें आएंगी 200 फेलोशिप्स, जो कि आई थिंक इट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर। और इन पर्टिकुलर एरिया को अगर हम कंसिडर करें तो 200 फेलोशिप्स हैं। तो अगर आप एलिजिबल है, अगर आपने PhD कंप्लीट की है, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर फेलोशिप में आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, देखिए ड्यूरेशन के लिए आपको जाना यहाँ पे ज़रूरी है कि 1 साल तक ये जो है फेलोशिप दी जाएगी। नेक्स्ट जो है 1 साल और बढ़ाया जा सकता है इसको, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस दैट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट मेड। राइट, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में आपके पास वेरियस क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया ए में क्या क्या कहा गया है, क्राइटेरिया ए ऑल्सो द पार्ट ए ऑफ दिस फर्स्ट क्राइटेरिया कि PhD अवॉर्डेड होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स में भी एक्सेप्टेड इन केस ऑफ द डिग्री इज नॉट अवॉर्डेड। तो कई बार क्या होता है कि अवार्ड डिग्री नहीं होती है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ इशू कर सकती हैं और उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। सेकंड, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम 55 ऑफ देयर मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA स्कोर एट UG और PG लेवल आर एलिजिबल टू अप्लाई। रिलैक्सेशन ऑफ 5% जो है SC ST OBC वुमन और साथ ही साथ PWD कैंडिडेट्स जो कि हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, उनको रिलैक्सेशन दी गई है। राइट, एज लिमिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, यहाँ पे एज लिमिट आ जाती है 35 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ द कैंडिडेट, और यहाँ भी रिलैक्सेशन दी गई है 5 ईयर्स फॉर दी ST SC वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फिजिकली चैलेंज्ड, और 3 ईयर की जो रिलैक्सेशन, तीन साल की रिलैक्सेशन दी गई है OBC कैटेगरी के लिए। तो अगर आप इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आते हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। राइट, और ये पर्टिकुलर फेलोशिप सिर्फ एक बार ही अवेल की जा सकती है थ्रू आउट द करियर, एक ही बार मिल सकती है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को। तो ये भी एक अच्छी जो है बात है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले इसमें। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि कैंडिडेट शुड आइडेंटिफाई सुपरवाइजर affiliated to AICTE approved इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो AICTE अप्रूव्ड होती हैं, और वहाँ पे आप सुपरवाइज़र आइडेंटिफाई करके अपना पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं। तो आपको ऑब्वियसली वहाँ से लेटर लेना पड़ेगा जिसमें PDF must upload the no objection certificate from the proposed research center duly signed by the supervisor, HOD and registrar director of the university। ये ध्यान रखना आपने। देखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी। तो आपको सबसे पहले सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करना है। आई थिंक इसके केस में आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप सुपरवाइज़र आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद सुपरवाइज़र से आप बात करने के बाद आप जो है अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज कीजिए, और जब प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाएगा आप देन यू कैन गेट दैट अप्रूव्ड फ्रॉम HOD, बिकॉज सुपरवाइज़र विल टॉक टू HOD एंड देन HOD विल टॉक टू रजिस्ट्रार और डायरेक्टर विच इज़ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और आपकी एप्लीकेशन के लिए लेटर आपको मिल जाएगा। राइट, तो ये चीज़ें आप एडवांस में ध्यान रखिए। एलिजिबिलिटी ऑफ सुपरवाइज़र की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे एलिजिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर शुड हैव अप्रूव्ड PhD गाइड इन द यूनिवर्सिटी। तो एक तरह से सुपरवाइज़र आपको ये चाहिए कि उसको एक एलिजिबिलिटी हो सुपरवाइज़र कि वो PhD स्टूडेंट्स जो हैं वो गाइड हुए होने चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी सुपरएनुएटेड। तो ये बात हमने ध्यान रखना है कि रेगुलर होना चाहिए फैकल्टी
प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस मे नॉट बी सुपर एनुएटेड। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और सुपरवाइजर मस्ट हैव अवॉर्डेड द PhD डिग्री, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च सेंटर। ऑब्वियसली मैंने कहा कि फेलोशिप अंडर AICTE अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर होने चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज़ के पास इसकी इन्फॉर्मेशन होती है और ये चाहते हैं कि बेसिकली टेक्निकली साउंड हो इंस्टीट्यूशन, वो सारी गाइडलाइंस अप्रूव्ड हो। देखिए, फेलोशिप अमाउंट, फेलोशिप और साथ ही साथ कंटीजेंसी आपको मिल रही है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। 50,000 रुपीज़ आपको कंटीजेंसी और फेलोशिप अमाउंट है 65 पर मंथ। बहुत अच्छा है। अगर आप PhD के बाद चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे बताया गया है कि आप किस तरह से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। PDF स्टूडेंट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर अ कंटीजेंसी ग्रांट ऑफ 50,000 पर ईयर। तो 50,000 पर ईयर आपको मिलेगी, जो कि आई मीन इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री, बट आपके रिएजेंट्स जो हैं, कुछ एक रिएजेंट्स इसमें आ जाएंगे रिलेटेड टू रिसर्च वर्क। और नेक्स्ट है जो परचेज रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। चलिए, कुछ एक जनरल बातें भी हैं। आपको DA के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। साथ ही साथ HRA आपको मिलेगा, लेकिन HRA आप ले सकते हैं उस केस में जो आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं। अगर हॉस्टल ले रहे हैं तो आपको HRA नहीं जो है दिया जाएगा। HRA इज़ अलाउड एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स एप्लीकेबल इन द सिटी। तो सिटी के अकॉर्डिंग जो है HRA दिया जाता है, बिकॉज कहीं पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, कहीं पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको HRA मिलेगा। वो ऑलरेडी फिक्स होती है गाइडलाइंस। नेक्स्ट, मेडिकल असिस्टेंट, नो सेपरेट और फिक्स्ड मेडिकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, हाउएवर स्कॉलर में अवेल द मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन देयर इंस्टीट्यूशन। तो जो इंस्टीट्यूशन में मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जो एम्प्लॉय के लिए, वो दी जाएंगी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को। नेक्स्ट, लीव्स जो है एज पर द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स, जो है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड योर स्पेसिफिक लीव गाइडलाइन, वो आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ द पीरियड स्पेंड फॉर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेज, ये देखिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड अदर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क विद द परमिशन फ्रॉम द सुपरवाइजर विल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। तो अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं, तो वो लीव में नहीं कंसिडर होगा, वो होगा आपका ड्यूटी, ऑन ड्यूटी कंसिडर होगा एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। हाउएवर इट शुड नॉट एक्सीड एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म, बिकॉज यूनिवर्सिटी भी कुछ एक डेज असाइन करती है कैंडिडेट को, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो पर्टिकुलर चीज़ें करनी होंगी। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी रहेगी इसमें? एप्लीकेशन ऑब्वियसली ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे थ्रू आउट द ईयर, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो कोई ऐसी डेडलाइन तो यहाँ पे नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, वो चाहिए होगा। नेक्स्ट, आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन प्लीज़ ना सबमिट करें। एप्लीकेशन जब भी सबमिट करें, सारी चीज़ें ध्यान से फिल करें, सारी चीज़ों को, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोडेड होने चाहिए, बिकॉज जब ये गवर्नमेंट सिस्टम में जाएगा तो उनको क्या होता है कि एक एक चीज़ चेक करनी होती है। तो अगर उनके पास सही इन्फॉर्मेशन आती है, सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो उनको बहुत ईजी रहता है आपकी एप्लीकेशन को आगे लेके जाने के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, अच्छी रिसर्च हो, अच्छी क्वालिटी की रिसर्च हो, तो आपको जो है एक सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके केस में क्या होगा कि इवैल्यूएशन कमेटी जो है AICTE उसमें फॉर्मुलेट करेगी एक इवैल्यूएशन कमेटी, जिसमें एमिनेंट साइंटिस्ट होंगे जिनको एक्सपीरियंस होगा, और वो इवैल्यूएट करेंगे एप्लीकेशंस को, इवैल्यूएट द रिसर्च प्रपोजल ऑफ द कैंडिडेट। इसमें आपको रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना पड़ेगा, राइट। और उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी कि स्टूडेंट ने PhD में क्या किया है, PhD लेवल में क्या क्या चीज़ें की हैं, और साथ ही साथ प्रोफेशनल स्टैंडिंग ऑफ द सुपरवाइजर की सुपरवाइजर का कितना इंपैक्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है, दोनों ही इवैल्यूएट की जाएंगी। रादर 3 चीज़ें होंगी, राइट, कि आप क्या काम प्रपोज कर रहे हैं, आपने PhD में क्या किया है, और साथ ही साथ आपको जो सुपरवाइज़र है उसका क्या स्टेटस है, प्रोफेशनल स्टेटस है, कितना एक्सपीरियंस है, और कितनी अचीवमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग प्रोसीजर। ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या रहेगा? द स्कॉलर हैज़ टू ज्वाइन द फेलोशिप विद इन 1 मंथ ऑफ द लेटर। तो यूजुअली सबके केस में ऐसे रहता है, और ज्वाइनिंग में भी एक्सटेंडेड अप टू 3 मंथ्स विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको वो अप्रूवल लेना पड़ेगा, वरना 1 मंथ का टाइम होगा आपके पास अवार्ड के बाद। मुझे लगता है कि वैसे कोई इशू होना चाहिए, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी सारे लेटर होंगे, आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और जब से आपने ज्वाइन किया तब से आपकी फेलोशिप शुरू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्पेशली कैंडिडेट को ये समझना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी है उसको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये पॉइंट्स हैं। मॉनिटरिंग ऑफ द फेलोशिप होल्डर की और उसके काम की मॉनिटरिंग होगी, तो वो कैसे होगी? एक इंस्टीट्यूट लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो कि हाफ ईयरली उसको इवैल्यूएट करेगी उस पर्टिकुलर रिसर्चर के काम को। 6 मंथ में जो उन्होंने काम किया वो इंस्टीट्यूट लेवल पे एक कमेटी बनाई जाएगी, और
एनुअली जो है AICTE उसको इवेलुएट करेगी। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। वो सबमिट होगी AICTE को और इंस्टीट्यूट लेवल पे एक कमेटी बनाई जाएगी जो इवेलुएट करेगी, जो रिपोर्ट सबमिट करेगी या उस डेटा को अपने पास रखेगी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। नेक्स्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहेगा। देखिए, अगर कोई पोस्ट डॉक्टरल फेलो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन करता है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करना, रिसर्च लैब प्रोवाइड करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की होती है। यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो असाइन वन फैकल्टी एज अ नोडल ऑफिसर। एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करे बिटवीन PDF एंड द यूनिवर्सिटी एंड द AICTE। हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हों एक पर्टिकुलर फेलोशिप में, तो एक नोडल ऑफिसर होना बहुत ज़रूरी है, तो कि सारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ फेलोशिप के कवर हो जाएं। नेक्स्ट जो है, इंस्टीट्यूट विल अपडेट द ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट साथ ही साथ उसका बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी शैल मार्क द मंथली अटेंडेंस। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ को उसकी अटेंडेंस चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उसको रखना और उसको थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द फेलोशिप डायरेक्टली स्टूडेंट्स अकाउंट। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये भी एक्टिवेटेड होना चाहिए और अटेंडेंस का लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट, शैल वेरीफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट रेगुलरली, हाफ ईयरली, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन। ये सारी डॉक्यूमेंटेड जो चीज़ें हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है यूनिवर्सिटी के साथ में कैंडिडेट की और AICTE की, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैक्सिमम 5 स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी। देखिए, एक यूनिवर्सिटी सिर्फ 5 स्टूडेंट और मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स पर सुपरवाइज़र, उससे ज़्यादा नहीं। एक फैकल्टी को 2 PDF और 5 पर यूनिवर्सिटी, ये इनकी गाइडलाइन है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी विल एनकरेज सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन टू अवेल दिस फेलोशिप। नेक्स्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है, राइट, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है। इंस्टीट्यूट सेल इंडिकेट एनी डिसकंटिन्यूएशन, कैंसिलेशन, अगर कुछ भी होता है, अगर कैंसिल होती है, टर्मिनेशन होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है AICTE के पोर्टल में अपडेट होनी चाहिए। टर्मिनेशन की भी बात यहाँ पे बताई गई है कि टर्मिनेशन ऑफ द फेलोशिप इज़ लाइबल टू बी टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत सारे केसेस हैं जब जो है ये फेलोशिप रोक दी जा सकती है बाय द फंडिंग एजेंसी इफ द फेलो इज फाउंड इनएलिजिबल टू रिसीव द फेलोशिप, राइट, एलिजिबल आप नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, एनी फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप सही इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप दें। मिसकंडक्ट, अगर आप अच्छे से रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आपकी जो है रिसर्च में प्रॉब्लम्स हैं, आप सही से डेटा एनालाइज मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो मिसकंडक्ट हो सकता है। और बहुत सारे अलग अलग तरह के मिसकंडक्ट हो सकते हैं। उसके केस में भी अगर आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है तो उसके केस में भी फेलोशिप डिसकंटिन्यू हो सकती है। अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस, आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही किसी और काम में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस है ही नहीं, तो सुपरवाइजर जो उसको मॉनिटर करेगा, बेस्ड ऑन दैट योर फेलोशिप कैन बी डिसकंटिन्यू, जो कि आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, राइट। और सुपरवाइजर के लिए भी वो बुरा हो सकता है, बिकॉज ये बैलेंस है, ये बैलेंस बना के आप चलते हैं। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप इज़ ड्रॉन, अगर कोई और फेलोशिप अगर आप ड्रॉन करें एट द सेम टाइम, तब भी ये भी गलत है, क्योंकि आप एक ही PDF अवेल कर सकते हैं। कैंडिडेट इज़ फाउंड एम्प्लॉयबल, अगर एम्प्लॉयड, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तब भी ये जो है ये टर्मिनेट हो सकती है। एनी फ्रॉड आप कर रहे हैं, फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अगर कोई गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लेजरिज्म और अनएथिकल प्रैक्टिसेस आप अपने पब्लिकेशन कर रहे हैं, राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ आप उनको पढ़ें। सारी चीज़ें तो यहाँ कवर करना मुश्किल है, लेकिन हमने काफ़ी चीज़ें कवर की है, राइट। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, वो भी आप पढ़ें। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो सारी टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ें, एंड दैट इज़ इट। जो ये सारी चीज़ें हैं ये ऑलरेडी मैक्सिमम हमने कवर कर रखी हैं, राइट। अगर आप तब भी आपको कोई डाउट है, तो कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। आप कमेंट में अपनी क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस, बट आप प्लीज़ जो है इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कीजिए। और देखिए, आपके पास, आप पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन शुरू कीजिए, राइट। देखिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, गाइडलाइन अच्छे से पढ़िए, अपना प्लान अच्छे से बनाइए, और एक सुपरवाइज़र, अच्छा सुपरवाइज़र एक अच्छी सी यूनिवर्सिटीज़ में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सिंपल ईमेल भेज सकते हैं और इस तरह से आप कम्युनिकेट करके अपना जो है एप्लीकेशन पूरी करके होपफुली ये आपको फेलोशिप मिले, जो कि चांसेस अच्छे हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट, आपने काम अच्छा किया है, आप अच्छा एनवायरनमेंट ढूंढ रहे हैं, अच्छे सुपरवाइज़र को आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर मिलेगी फेलोशिप, राइट। तो प्लीज़ आप जो है इस तरह से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको मिस ना करें। अगर आपने PhD कंप्लीट की है, आपके पास डिग्री है, तो प्लीज़ ऐसी फेलोशिप्स के लिए आप प्लीज़ अप्लाई करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।